लोग पढ़ लिए दूरी और विस्थापन से संबंधित कुछ प्रश्न। आज हम लोग पढ़ेंगे औसत चाल, औसत वेग और त्वरण से संबंधित प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग को प्रश्न को समझने के लिए औसत चाल, औसत वेग और त्वरण की परिभाषा समझ लेना जरूरी है, तब जाकर के क्वेश्चन समझ में अच्छा से आएगा। सबसे पहला पॉइंट है क्या? औसत चाल। क्या होती है औसत चाल? किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, कोई गतिशील वस्तु कुछ समय अंतराल में जो दूरी तय करेगा, वह दूरी और दूरी तय करने में लगा जो समय है, वह समय के अनुपात को ही औसत चाल कहा जाता है। औसत चाल किसे कहेंगे? किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहा जाता है। औसत चाल के लिए परिभाषा बना है, औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। इसी तरह से हम लोग अब पढ़ेंगे क्या? औसत वेग। औसत वेग में क्या होता है? थोड़ा सा अंतर है, जो बात औसत चाल की है वही बात औसत वेग की है। थोड़ा सा अंतर क्या हो गया कि चाल आपको बताए थे अदिश राशि और वेग है क्या? सदिश राशि। इसमें दिशा नहीं थी, इसमें दिशा है। अब इसमें वेग के लिए क्या बताया गया है? औसत वेग के लिए किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए कुल विस्थापन। देखिए यहाँ पर था तय की गई कुल दूरी और यहाँ आ गया तय किया गया कुल विस्थापन, और उस विस्थापन को तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को क्या कहा गया है? औसत वेग कहा गया। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। और औसत चाल के लिए क्या बना है? कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ पर दूरी है और यहाँ पर विस्थापन है। औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी और औसत वेग निकालने के लिए कुल विस्थापन। कभी कभी दूरी ही विस्थापन कहलाता है, कभी कभी दूरी ही विस्थापन कहलाता है, कभी दूरी अलग हो जाता है, विस्थापन अलग हो जाता है। तब विस्थापन और दूरी को आपको चैप्टर पढ़ाते समय बहुत अच्छी तरह से हम बता दिए हैं, दूरी क्या कहलाती है और विस्थापन क्या कहलाती है। अभी आपको औसत वेग और औसत चाल देखना था। तो औसत चाल के लिए क्या बताया गया है? कुल दूरी और कुल समय के अनुपात। कुल दूरी और कुल समय के अनुपात से प्राप्त होता है औसत चाल। कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात से प्राप्त होता है औसत वेग। औसत चाल, औसत वेग पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हम लोग को देख लेना है क्या? त्वरण। त्वरण क्या होती है? वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। यदि किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे त्वरण कहा जाता है। त्वरण को स्मॉल a से सूचित किया जाता है और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अर्थात त्वरण के लिए हम लोग को एक सूत्र प्राप्त हुआ है। त्वरण बराबर क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल। अंतिम वेग किसी गतिशील वस्तु की अंतिम वेग और अंतिम वेग में से घटा देंगे प्रारंभिक वेग, तो यही ना हुआ अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। वेग अंतराल यही ना हुआ। वेग में अंतर कैसे प्राप्त होता है? वेग में परिवर्तन की दर समय के साथ यदि अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाया जाएगा तो यही होगा वेग परिवर्तन, और समय के साथ हो गया तब वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। त्वरण के लिए सूत्र हो गया अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटा के नीचे समय अंतराल। अंतिम वेग को सूचित किया गया क्या चीज से? v से। प्रारंभिक वेग को u से और समय अंतराल को t से। तो त्वरण a बराबर हम सब क्या लिखेंगे? a बराबर v माइनस यू बटा t। त्वरण के लिए व्यंजक क्या प्राप्त हुआ? a बराबर v माइनस यू बटा t, जहाँ v क्या है? अंतिम वेग, u क्या है? प्रारंभिक वेग और t क्या है? समय अंतराल। क्लियर? तो हम लोग देखे क्या क्या चीज? औसत चाल, औसत वेग और त्वरण।
तीनों पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अब उसको देखना। चाल, औसत वेग, त्वरण, 3 चीजें पढ़े हैं। अब क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति ए से बी तक की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसका औसत चाल और औसत वेग दोनों पूछा। एक व्यक्ति ए से बी तक की दूरी, मान लेते हैं कि कोई बिंदु ए है, यहाँ से चल करके कोई बिंदु बी तक पहुंचा है, तो ए से बी तक जाता है, तो जाने की चाल उसकी क्या हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर। और फिर यह बिंदु बी से जब वह वापस आता है तो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वह वापस आता है। तो क्वेश्चन पूछा कि उसका औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कर। बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी कुछ दिया है क्या, दूरी नहीं दिया। और हम लोग अभी तुरंत सीखे हैं औसत चाल बराबर क्या, कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पर तो दूरी कुछ है नहीं, तो मान लेंगे ए से बी तक की दूरी क्या, x किलोमीटर। ए से बी तक की दूरी क्या मान लिए, x किलोमीटर। तो अब हम लोग देखेंगे औसत चाल। औसत चाल के लिए सूत्र बताए हैं, कुल दूरी और बटा के नीचा कुल समय। अब ध्यान देंगे, कुल दूरी ए से बी तक की दूरी कितना तय किया, x किलोमीटर। और फिर बी से ए तक की वापस आया, तो फिर से x किलोमीटर। x किलोमीटर ए से बी तक गया और फिर पुनः बी से ए तक वापस आ गया, तो x किलोमीटर गया और x किलोमीटर आया, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, 2x किलोमीटर होगा। अच्छा, कुल समय, जाने का समय अलग लगा और आने का समय अलग लगा। समय के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो जाने का समय कितना दूरी तय किया जाने में, x, और किस चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बटा चाल, यह जाने का समय हो गया। और वापस आने का समय क्या हो गया, वापस आया यही x किलोमीटर 30 के स्पीड से, तो यह आने का समय और यह जाने का समय, और दोनों समय को जोड़ देंगे तो क्या हो गया, कुल समय। ऊपर हो गया कुल दूरी बटा नीचे हो गया कुल समय। सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो 2x ऊपर में रहेगा, यहाँ से नीचे भिन्न के जोड़ बनाएंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 और 30 का 60, 20 3 के 60, तो 3x, अब प्लस में 30 दूना 60, 2x, क्या प्राप्त हो गया, ऊपर तो 2x रहेगा और बटा के नीचे 3 और 2 5x, अब बटा के नीचे 60 है, ऊपर जाएगा गुना में 60 ऊपर जाएगा, x से x कटा, अब 5 से कट गया कई बार में, 12 बार में, तब 12 दूना 24 किलोमीटर पर आवर। यह हो गया क्या चीज, औसत चाल। औसत चाल क्या हो गया, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज और पूछा है क्वेश्चन में, क्या, औसत वेग ज्ञात करें। तो औसत वेग के लिए क्या हो जाएगा, औसत वेग बराबर हो जाएगा क्या चीज, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन और बटा के नीचे कुल समय। ध्यान देंगे विस्थापन क्या है, विस्थापन क्या है, यहाँ पर देखिए चित्र देख करके बताएंगे विस्थापन कितना हुआ, ए से बी तक गया और बी से पुनः फिर ए तक आ गया, यहीं पर रुका हुआ है, तो विस्थापन क्या हुआ, शून्य हो गया ना। जहां से चलना प्रारंभ किया पुनः उसी बिंदु पर आ गया अंतिम समय, तब विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। तो कुल विस्थापन के जगह पर क्या, शून्य, और बटा के नीचे कुल समय क्या हो जाएगा, कुल समय, कुल समय। तो हम लोग जानते हैं कि जीरो के बटा के नीचे कुछ भी होता है तो क्या हो जाता है, जीरो। तब विस्थापन प्राप्त हो गया क्या चीज, जीरो। विस्थापन प्राप्त हुआ, विस्थापन नहीं, औसत वेग, औसत वेग प्राप्त हो गया क्या चीज, जीरो। और औसत चाल प्राप्त हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से तथा शेष दूरी को
40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तय करता है तो उसका औसत वेग क्या होगा? एक व्यक्ति अपनी पूरी यात्रा का आधा दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से और शेष दूरी था, शेष भी तो आधा नहीं बचा, आधा तय हो गया था, शेष क्या बचा? आधा दूरी को तय करता है किस वेग से? 40 के वेग से। तो कहता है कि उसका औसत वेग क्या होगा? तो औसत वेग के लिए अभी आपको सूत्र बताया क्या? कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो पहले देखिए, मान लेते हैं कि एक दूरी होगा, कोई एक न्यूनतम दूरी होगी और इस दूरी का आधा दूरी, पूरा दूरी यदि मानते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या x, कुल दूरी मान लिए हैं x, तो आधा दूरी क्या हो जाएगा? x/2 और इधर का आधा दूरी भी हो जाएगा x/2, यही ना होगा। और इस दूरी को तय करता है कितना के स्पीड से? 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से। तब 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तब गुना में 20 करेंगे और इसके बटा के नीचे गुना में क्या करेंगे? 40 करेंगे। तो इसको तय करने में लगा समय और ये आधा दूरी तय करने में लगा समय। कोई दिक्कत? अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो विस्थापन हुआ था, यह विस्थापन क्या हुआ था? x/2। और फिर यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन क्या हुआ था? x/2। तो कुल विस्थापन औसत वेग है ना? जी सर। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन, तो x/2। ध्यान दीजिए, x/2 प्लस x/2, आधा विस्थापन मिल करके पूरा विस्थापन। अब पूरा विस्थापन के लिए पूरा दूरी क्या माने हुए हम लोग? x। तो इसको जोड़ेंगे तब भी क्या प्राप्त हो जाएगा? x। तो यहाँ आ गया कुल औसत वेग बराबर कुल विस्थापन, अब बटा के नीचे कुल समय। तो कुल विस्थापन में हम लोग क्या लेंगे? x। कुल विस्थापन क्या लेंगे? x। तो कुल विस्थापन हो गया x और बटा के नीचे कुल समय। तो यहाँ का समय लग गया x बटा 20 दूना 40 और प्लस x बटा 40 दूना 80। 40 और 80 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 80। ऊपर रह जाएगा x और बटा के नीचे एलसीएम हो जाएगा 80। 40 दूना 80 2x और प्लस में 80 कम 80 1x। तो क्या प्राप्त हो गया? x और बटा के नीचे 2 और 1 3x। 80 ऊपर चला जाएगा, 80 ऊपर चला जाएगा, x से x कटा गया, कितना हो गया? 80/3। पूर्णांक में तोड़ेंगे इसको, पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से 3 बार में 2 तिहाई, सॉरी 3 से भाग देंगे ना, 3 दूना 6, 2 0, 3 छक्का 18, 2/3। औसत वेग बराबर हो जाएगा इतना किलोमीटर पर आवर। औसत वेग बराबर 26.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया? जी सर। आपको 2 क्वेश्चन बताए, दोनों क्वेश्चन से हम लोग क्या निकालना सीखे? औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल और औसत वेग वाला कंडीशन जब भी क्वेश्चन में हो तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, ये प्रोसेस हुआ सीख करके। एक तरीका हम लोग याद रखेंगे, जब कभी भी समान दूरी तय करने का मतलब क्या? ऊपर वाला क्वेश्चन में A से लेकर के B तक गया था और फिर B से लेकर के A तक आया था। पहली चाल से जितना दूरी तय किया, दूसरी चाल से भी उतना ही दूरी तय किया था। जब दूरी समान रहेगा उस स्थिति में औसत चाल कहे या औसत वेग कहे। एक सूत्र बता देते हैं हम आपको, सूत्र होता है 2xy बटा x प्लस y, जहाँ x हो गया पहली चाल, y हो गया दूसरी चाल। x क्या है? पहली चाल और y क्या है? दूसरी चाल। ऐसा सूत्र कब लगाएंगे? औसत चाल और औसत वेग कहेगा तो यह सूत्र कब लगाएंगे? जब दूरी समान होगा तब। दूसरा क्वेश्चन में भी हम लोग देख लिए, आधा दूरी यह है और आधा दूरी यह। आधा आधा है तो जितना दूरी यह हुआ उतना ही दूरी ना यह भी हुआ, यहाँ भी दूरी समान है। तो जब भी दूरी समान हो, चाल अलग अलग हो, तो उस स्थिति में औसत चाल या औसत वेग निकालने के लिए कहे तो हम लोग सूत्र यूज करेंगे क्या? 2xy बटा x प्लस y, जहाँ x समझेंगे पहली चाल, y समझेंगे दूसरी चाल। तो अभी दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग बनाए हैं, इसको इस सूत्र पर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा?
2 का 2 हो जाएगा गुना पहली चाल, देखिए तो पहली चाल क्या था 20, तो गुना 20, और दूसरी चाल क्या था 40, तो गुना 40, और बटा के नीचे x प्लस वाई मतलब क्या 20 प्लस 40। अब बनाएंगे हम लोग तो 2 गुना 20 गुना 40 और बटा के नीचे क्या लिखा जाएगा 60। 20 से कई बार में कट गया 3 बार में, अब 40 गुना 80, 80 बटा 3 आ गया 26.2/3 किलोमीटर पर आवर। आ गया आंसर, समझ में आया कि नहीं आया? तो यह हम लोग अपनाएंगे, यह तरीका अपनाएंगे कब? यह सूत्र अपनाएंगे जब दूरी समान रहेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम आपको बताए थे, पहला क्वेश्चन ए से बी तक गया था और बी से ए तक वापस आया था, यहाँ भी दूरी समान था। तो पहला क्वेश्चन को देखेंगे इसी सूत्र पर बनाएंगे, 2xy बटा x प्लस वाई पर बनाते हैं। तो 2 का 2 रहेगा गुना x के जगह पे क्या लिखेंगे 20 और उसके बाद 23, तो 20 गुने 23, अब बटा के नीचे 20 प्लस 30 कितना आ जाएगा 50। एगो 0 से एगो 0 कटेगा, अब 5 से कट गया क्या बार में 4 बार में, 4 दूना 8 3 24 किलोमीटर पर आवर आया था आंसर। पहला का आंसर आया था कि नहीं? तो औसत चाल कैसे निकालेंगे 2xy बटा x प्लस वाई सूत्र से, लेकिन कब? जब दूरी समान रहेगा। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन को देखिए, यात्रा का क्या क्वेश्चन का, राम अपनी संपूर्ण यात्रा का 1/3 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से, मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी थी, इस दूरी का 1/3 गया कितना के स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से गया, तथा शेष दूरी वह तय किया कितना के स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से शेष दूरी को तय किया। तो कहा कि उसका औसत वेग क्या हो। तो कुल विस्थापन बटा कुल समय, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ, तो विस्थापन तो कुल दूरी हो जाएगा, कुल दूरी होगा ना कुल विस्थापन। तो लिखित मान लेंगे यहाँ से बिंदु ए से बी तक की कुल दूरी कितना x किलोमीटर, माना कुल दूरी x किलोमीटर मान लिए। तो अब 1/3 क्या हो जाएगा x किलोमीटर का 1/3 क्या होगा x बटा 3, तो यह x बटा 3 दूरी हो गया, और बाकी का शेष दूरी क्या हो गया देखिए x बटा 3 हो गया 1/3। तो अब शेष जो बचेगा वह क्या होगा, टोटल x था उसमें से घटा देंगे x बटा 3 को, तो 3x माइनस x क्या बचेगा 2x बटा 3, यह शेष दूरी बचा। यह हो गया 1/3 दूरी x बटा 3, और शेष दूरी जो इधर बचा यह हो गया 2x बटा 3, 1/3 दूरी, और यह बचा शेष दूरी। और हम लोग को निकलना है क्या औसत वेग। तो औसत वेग के लिए क्या लिखेंगे कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, अब बटा के नीचे कुल समय। ध्यान दीजिए औसत वेग बराबर हो गया कुल विस्थापन बटा कुल समय। अब कुल विस्थापन तक कितना हो गया x बटा 3 और 2x बटा 3, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल क्या बनेगा x, यहाँ पर बनेगा टोटल विस्थापन x। अच्छा कुल समय, तो इतना दूरी को तय करने में किस चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इतना के लिए समय क्या हो जाएगा x बटा 3 गुना 10, उसके बाद शेष दूरी था क्या 2x बटा 3, इसको किस चाल से 20 तक गुना में कर देंगे 20, और यह दोनों समय को जोड़ देंगे तो कुल समय प्राप्त हो गया। सॉल्यूशन कर लेंगे, x ऊपर रहेगा बटा के नीचे 10 तिहाई 30 और 30 दूना 20 तिहाई 60, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 30 दूना तो 2x और प्लस 30 दूना 60 1, तो यहाँ से 2x ऊपर प्राप्त है क्या x,
और बटा के नीचे 2 और 2 4x और गुना में क्या जाएगा 60 ऊपर चला जाएगा। x से x गया 4 से कई बार में 15 बार में कट गया तो औसत वेग बराबर कितना हो गया 15 किलोमीटर। औसत वेग बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? छापिए हाथ। 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा? देखिए क्या कहा है कि वस्तु विराम अवस्था में था। जी सुनिए, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में और तब वह गति प्राप्त करेगा तो स्टार्टिंग पीरियड में उसका जो प्रारंभिक वेग होगा, प्रारंभिक वेग को यूं कहा जाता है, यह हो जाएगा 0। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में बाद में वह गति में आएगा तब विराम अवस्था जैसे ही कहेगा हम लोग समझ जाएंगे कि उसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 होगा। अच्छा, कोई वस्तु गति में है और गति में होने के बाद जब ब्रेक लगाया जाता है और अंतिम में वह रुक जाता, जैसे ही कहा गया है क्वेश्चन में कि रुक जाता हो तो रुकने के बाद उसका जो अंतिम वेग हो जाएगा, अंतिम वेग को सूचित किया जाता है v से, वह हो जाएगा क्या चीज 0। कभी प्रारंभिक वेग भी 0 होगा तो कभी अंतिम वेग भी 0 हो। प्रारंभिक वेग 0 कब माना जाएगा? जब वस्तु विरामावस्था में होगी तब। अंतिम वेग 0 कब होगा? जब वस्तु रुक जाएगी। गतिशील वस्तु रुक जाएगी तो अंतिम वेग उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अंतिम वेग को सूचित किया जाता है v से, प्रारंभिक वेग को u से। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए जब भी क्वेश्चन में कहे कि त्वरण का मान क्या होगा तो त्वरण के लिए अभी आपको हम सूत्र बताए, पीछे पढ़ाए। त्वरण को सूचित किए क्या चीज से? a से। a बराबर लिखे v माइनस u बटा t। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा, एक वस्तु विराम अवस्था में है तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0। 5 सेकंड में वह 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। 5 सेकंड बाद विराम अवस्था में वस्तु है, 5 सेकंड बाद वह क्या किया? देखिए पहले समझिए, यहाँ यह कोई सड़क है, यह कोई वस्तु है, वस्तु विराम अवस्था में है। अब इसमें किसी प्रकार का बल लगाया जाए तो यह क्या करेगा? यहाँ से चलना शुरू करेगी। जब चलना शुरू करेगी तब 5 सेकंड समय लगेगा, उसके बाद इसे वस्तु का वेग हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। धीरे धीरे यहाँ से चलना शुरू किया और धीरे धीरे इसका वेग भी बढ़ते गया। तब वेग प्रति क्षण बढ़ रहा है। वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। अब वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो इसमें क्या त्वरण उत्पन्न हुआ, वह त्वरण निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? अंतिम वेग। शुरू में वेग क्या था? 0। प्रारंभिक वेग क्या था? 0। अंतिम वेग क्या हो गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो अंतिम वेग v के मान क्या हो जाएगा? 10। शुरू में जब विराम अवस्था में था तो उसका प्रारंभिक वेग क्या था? माइनस है तो माइनस, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा इसका? 0। और बटा के नीचे 0 से 10 होने में कितना समय लगा उसे? 5 सेकेंड। तो बटा के नीचे 5। 10 में से 0 घटेगा क्या होगा? 10 बटा 5। 2 से 5 बार में आ गया, 5 से 2 बार में, 5 से 2 बार में तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या निकाले हम लोग? त्वरण का मतलब क्या? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 5 से कट गया ना 2 बार में, त्वरण का वैल्यू आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या कहा? एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिशील है। देखिए गाड़ी रुका हुआ है कि गतिशील है? गतिशील है। गाड़ी में गति है जी सर। और जिस समय गतिशील कहा तो उस समय उसका वेग दे दिया क्या? 40 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए गणना कहाँ से होती है? गाड़ी की गति से। गाड़ी गतिशील है तो यहाँ प्रारंभिक वेग u बराबर कितना हो गया? 40 मीटर प्रति सेकंड। गाड़ी गति में है जी, तो जिस समय से गाड़ी का पाठन किया गया, पढ़ा गया गाड़ी के बारे में, उस समय उसका वेग क्या था? 40 मीटर प्रति। तब प्रारंभिक वेग हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड। कहता है कि
ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद अब गतिशील गाड़ी को क्या किया गया, ब्रेक लिया गया। ब्रेक लेने के 5 सेकंड बाद उसमें उत्पन्न त्वरण, त्वरण और यह भी कह दिया है मंदक त्वरण। त्वरण दो प्रकार के, एक तीव्र त्वरण और एक मंदक त्वरण। यदि कोई वस्तु गति में है और वह और ज्यादा स्पीड हो जाए तो तीव्र त्वरण उत्पन्न होता है। यदि कोई वस्तु या कोई गाड़ी गति में है और वह आगे जाकर के धीरे धीरे उसका गति कम जाए तो उसमें मंदक त्वरण उत्पन्न होता है। मंदक त्वरण के बाद एक समय आएगा कि गाड़ी रुक जाएगी और तीव्र त्वरण के कारण गाड़ी की गति और अधिक हो जाएगी। तो मंदक त्वरण पूछ रहा है। देखिए ब्रेक लगने के 5 सेकंड बाद गाड़ी क्या हो जाता है, गाड़ी रुक जाएगी। तो रुक जाता है तो अंतिम वेग इसका क्या हो जाएगा, 0। अंतिम वेग 0। अच्छा, ब्रेक लेने के कितना समय बाद, 5 सेकंड तो टी का मान हो गया क्या है, 5 सेकंड। तो कहता है कि उत्पन्न मंदक त्वरण क्या होगा, तो त्वरण बराबर ए बराबर v माइनस यू बटा टी। v का मान बताइए, v का मान रुक जाएगा तो 0 माइनस u का मान 40 अब बटा के नीचे t का मान 5। तो 0 में से 40 घटेगा क्या होगा, -40 अब बटा 5 से कई बार में 8 बार में -8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यही माइनस बताता है क्या, मंदक त्वरण। माइनस क्या बताया, मंदक त्वरण। कोई दिक्कत, छापिए छापिए जल्दी से। देखिए तीसरा आगे का क्वेश्चन क्या कहा, किसी वस्तु का वेग 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कोई वस्तु है या कोई गाड़ी है गति में है तो स्टार्टिंग में उसका जो देखा गया वेग तो कितना था, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना था, अब 5 सेकेंड, मात्र 5 सेकेंड का समय लगा। t बराबर हो गया 5 सेकेंड और यह 5 सेकेंड के बाद फिर से उसका गति देखा गया तो अंतिम वेग वह पहुंच गया था कितना पर, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 सेकेंड बाद उसका वेग कितना हो गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए इस समय है दिल्ली सेकेंड में, आई है किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा। इसको भी हम लोग छोटा मात्रक में लाएंगे मीटर प्रति सेकेंड में। तो 18 गुने 5 बटा 18, 18 से 18 कट गया, क्या हुआ 5 मीटर प्रति सेकेंड। आई 90 है तो 90 गुने 5 बटा 18 करेंगे तो 18 5 90, 50 25 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। स्टार्टिंग में गाड़ी का वेग, वस्तु का वेग कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद देखा गया तो वही हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। वेग बढ़ गया ना, तो इसमें त्वरण कितना उत्पन्न हुआ, त्वरण a बराबर v माइनस यू बटा टी। तब v का मान क्या, 25, अब माइनस u का मान 5 और बटा के नीचे t का मान 5, कितना हो गया 20 बटा 5 से कई बार में, 4 बार में, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, हाँ तीव्र त्वरण क्लियर है, छापिए जल्दी से छापिए।